जय हिंद बच्चों, मैं सोनिया श्रीवास्तव आज पुनः उपस्थित हूँ एक नए दिन नए अध्याय के साथ। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत में संकलित पाठ 5 बादल को घिरते देखा है कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि नागार्जुन हैं। कवि परिचय पर प्रकाश डालते हैं। कवि परिचय, जीवन परिचय। नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में सन 1911 में हुआ था। आपका नाम श्री वैद्यनाथ मिश्र था। प्रारंभ में आप यात्री नाम से लिखा करते थे। बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध के शिष्य के नाम पर अपना नाम नागार्जुन रख लिया। रचनाएं। नागार्जुन की रचनाएं इस प्रकार हैं। प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्रेत का बयान, रतिनाथ की चाची आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भाव पक्ष। विविध विषयक काव्य रचना करने वाले नागार्जुन की दृष्टि यथार्थवादी रही। आपने शोषितों के प्रति सहानुभूति एवं शोषण के प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त किया। प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीयता आदि के पुट ने आपके काव्य को बहुयामी बना दिया। कला पक्ष। नागार्जुन ने सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली में पूर्ण साहित्यिकता का संचार कर दिखाया है। सरलता, सुबोधता, स्पष्टता एवं मार्मिकता आपकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। नागार्जुन के काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उन्होंने छंदबद्ध एवं छंद मुक्त दोनों प्रकार के काव्य की रचना की है। उनके काव्य के कला पक्ष में सरलता, स्पष्टता के साथ सरसता का अद्भुत संयोग है। साहित्य में स्थान। जन सामान्य की आशाओं आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करने वाले नागार्जुन के काव्य में नव चेतना का भाव भरा है। बिना किसी भय, द्वंद्व, संकोच से अपनी बात को दमदारी से रखने वाले नागार्जुन का आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी सपाट बयानी के लिए वे निरंतर याद किए जाएंगे। बच्चों, अब चलते हैं कविता की ओर। प्रस्तुत कविता में हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करती यह कविता। इस कविता में कमल, हंस, मृग आदि बादलों के आगमन से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। चकवा चकई पशु पक्षियों के जीवन के सौंदर्य का भी वर्णन इस कविता में मिलता है। इस कविता को पढ़ते हुए हम आनंद में इस प्रकार डूब जाते हैं, आनंद का ऐसा अनुभव करते हैं जैसे हम हिमालय में विचरण कर रहे हों और बादलों को बहुत पास से देख रहे हों। अर्थात इस कविता में कवि ने हिमालय की गतिविधियों का चित्रण बहुत ही खूबसूरती और मनोरंजन ढंग से किया है। तो चलिए बच्चों, कविता का अध्ययन करते हैं और साथ साथ आनंद लेते हुए इस कविता को पढ़ते हैं और चलते हैं हिमालय पर्वत पर बादलों की सैर पर। प्रथम पंक्तियाँ। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटी छोटी मोती जैसी उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। शब्दार्थ। अमल स्वच्छ साफ, धवल सफेद, गिरी पर्वत, शिखरों चोटियों, तुहिन कणों ठंडे पानी की बूंदें, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, स्वर्णिम सुनहरे, तुंग ऊंचा, श्यामल नीले, पावस वर्षा ऋतु, उमस गर्मी, आकुल परेशान, मधुर मीठा, तिरते तैरते। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रकृति चित्रण पाठ के बादल को घिरते देखा शीर्षक से लिया गया है। इसके
कवि नागार्जुन हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों पर उमड़ते घुमड़ते गिरते बादलों के रंग रूप तथा पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया गया है। व्याख्या। कवि नागार्जुन कहते हैं कि उमड़ते घुमड़ते बादलों की शोभा बड़ी निराली होती है। आगे वह कहते हैं, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहित कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है अर्थात कवि कहते हैं अवल धमल अर्थात सुंदर श्वेत निर्मल सफेद गिरी के पर्वत, गिरी अर्थात पर्वत, तो पर्वत पर जो सुंदर सफेद पवित्र बर्फ पड़ी है जो बहुत मनोहर लग रही है, वहां पर मैंने बादलों को घिरते देखा। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को अर्थात तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा, बादल को घिरते देखा। अर्थात कवि कहते हैं कि तुहिम कण अर्थात छोटे छोटे क्या, ओस के कणों को, ओस की छोटी छोटी मोती जैसे शीतल बूंदों को मानसरोवर में खिलने वाले सुनहरे कमलों के ऊपर गिरते देखा, बादल को मैंने घिरते देखा। अर्थात मानसरोवर में छोटे छोटे ओस की बूंदों का सौंदर्य वर्णन हुआ है। कवि कहते हैं मैंने मानसरोवर की सुंदरता को अपनी आंखों से देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सरल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अर्थात कवि कहते हैं कि मैंने हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी झीलों को देखा है। यहाँ पर हिमालय का मानवीकरण किया गया है। जिस प्रकार हम कंधों पर शॉल डाल लेते हैं, उसी प्रकार कवि कल्पना करते हुए कहते हैं कि हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी झीलों से सौंदर्य झलक रहा है। उनका नीला जल देखने में काला सा प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हुए कवि कहते हैं पावस अर्थात उमस के कारण, पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अर्थात पावस अर्थात उमस के कारण व्याकुल हंसों को इस सरोवर में तैरते देखा है और वे ढूंढ रहे हैं तिक्त मधुर विष तंतु अर्थात फूल का जो गट्टा होता है उसे खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, जो कुछ कड़वा कुछ मीठा होता है। बादल को घिरते देखा अर्थात मैंने बादल को घिरते देखा है। हंस वहाँ तैर रहे हैं और वहाँ पर बादलों को घिरते देखा। मैंने बादलों का सुंदर मनोरम दृश्य देखा है। काव्य सौंदर्य हिमालय की प्राकृतिक शोभा का मनोहारी वर्णन हुआ है। उपमा अलंकार का उपयोग हुआ है। अगली पंक्तियां, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, 12 रुल की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चक्का बंद हुआ क्रंदन फिर उसमें, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर बड़े कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शब्दार्थ सुप्रभात सुंदर सवेरा, अनिल पवन हवा, बालारुण प्रातःकाल का सूर्य, शिखर चोटी, विरहित अलग, निशा रात, अभिशापित श्राप से ग्रस्त, बेबस मजबूर, क्रंदन रोना, सरवर सरोवर, तीरे किनारे, शैवाल काई, प्रणय कलह प्यार का झगड़ा। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि बसंत के मादक वातावरण की रातों में भी अलग रहने वाली चकवा चकवी को प्रातःकाल
प्रेम कलह करते हुए देखा है। व्याख्या। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा। अर्थात कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु की सुनहरी सुंदर प्रभात अर्थात सुबह थी और मंद मंद हवा, स्वच्छ सुंदर हवा बह रही थी। बालारुण की मृद किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। अगल बगल क्या थे? स्वर्णिम शिखर थे। अर्थात कवि कहते हैं कि सूरज जो कि बाल अरुण के रूप में अर्थात बच्चों की तरह उगता हुआ सूरज, उगते हुए सूरज की तुलना बच्चों से की गई है। मृदुल किरणें, मुलायम किरणें, सुबह की किरणें चुभने वाली नहीं होती, मुलायम होती हैं, ऊर्जावान होती हैं। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे अर्थात जो आसपास के सुंदर शिखर थे वे सोने की तरह चमक रहे थे क्योंकि उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवई को बंद हुआ क्रंदन फिर उसमें। अर्थात यहाँ पर चकवा चकवई एक पक्षी है जिनका वर्णन साहित्यिक पुस्तकों में किया गया है, साहित्य पुस्तकों में मिल जाता है। चकवा चकवी की एक विशेषता होती है कि वे रात में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और सारी रात बिछड़ने की विरह में रोते रहते हैं। सुबह उनका मिलन हो जाता है। तो कवि कहते हैं जैसे ही सूर्योदय हुआ, अभिशापित चकवा चकवई जो सारी रात से अलग थे, सुबह होते ही फिर मिले। फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी धरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अर्थात कवि कहते हैं सुबह जब चकवा चकवी मिले तो वे शैवाल की हरी दरी पर प्रेम प्रणय कला कर रहे हैं। प्रेम प्रणय कला अर्थात नोक झोंक कर रहे हैं। शैवाल अर्थात एक हरे रंग की काई होती है जो पानी पर जम जाती है। कवि ने इस काई अर्थात शैवाल की तुलना हरी दरी से की थी, मानो वहाँ हरी मखमली वेलवेट की दरी बिछी है, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो उस हरी दरी पर चकवा चकवी प्रेम कीड़ा कर रहे हैं। मैंने बादलों को घिरते देखा है अर्थात मैंने सुंदर बादलों को घिरते देखा है। काव्य सौंदर्य। चकवा चकवी का मानवीकरण किया गया है। भाषा सरल एवं तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। अगली पंक्तियां। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घेरते देखा है। शब्दार्थ। दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो। बर्फानी बर्फ वाली जगह बर्फानी। सहस्त्र 100,000। अलख दिखाई न देने वाली। नाभि टुंडी उन्मादक पागल कर देने वाली। परिमल सुगंधित तरल चंचल। चिढ़ते खिन्न होते देखा। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में बर्फीली घाटियों में हजारों फुट की ऊंचाई पर दौड़ने वाले कस्तूरी मृग की खिन्नता का वर्णन किया गया है। व्याख्या। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर। दुर्गम अर्थात बहुत कठिन, सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर हिमालय की बर्फ से ढकी घाटियां हैं। उन घाटियों में कस्तूरी हिरण रहते हैं। आगे कवि कहते हैं अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घेरते देखा है। अर्थात वे अपनी जिस नाभि को नहीं देख पाते उसी से कस्तूरी की पागल कर देने वाली मंद मंद नशा युक्त सुगंध निकलती है। चंचल और काला कस्तूरी रण अपनी नाभि से निकलने वाली उस सुगंध के पीछे बार बार दौड़ता है, इधर उधर ढूंढता है जो कस्तूरी मृग की नाभि में ही रहती है। लेकिन मृग समझता है आखिर यह सुगंध किस पेड़ किस पौधे से आ रही है और वह
उसे इधर उधर ढूंढता रहता है। यह गंध कहीं बाहर से आ रही है, यह समझकर वह बेचैन हो उठता है। उस गंध की तलाश में वह इधर उधर चौकड़ी भरता है, पर सुगंधित वस्तु उसे कहीं भी नहीं मिल पाती। वह हिरण हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है और अपने आप पर ही चिढ़ जाता है। कवि कहते हैं, मैंने बादलों को हिमालय पर घिरते देखा है। ऐसा होते हुए भी बादलों को घिरते देखा है। काव्य सौंदर्य, अपनी ही नावी की कस्तूरी को खोजते हुए चारों ओर चक्कर लगाकर थके हुए कस्तूरी अर्थात हिरण की चिढ़ का स्वाभाविक वर्णन हुआ है, बहुत ही सुंदरता से। कस्तूरी मृग का मानवीकरण हुआ है। भाषा के अनुरूप सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आगे की पंक्तियों में कवि ने कालिदास के महाकाव्य मेघदूत की तुलना की है। जो कालिदास ने मेघदूत में वर्णन किया है, क्या वह हिमालय में भी है? इसी बात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उनकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित थी, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शब्दार्थ, धनपति धन के स्वामी, अलका कुबेर की राजधानी, व्योम प्रवाही आकाश में बहने वाला, मेघदूत कालिदास के ग्रंथ का नाम है, कल्पित कल्पना किया हुआ, शीर्ष चोटी, झंझानील तूफानी हवा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कुबेर, गंगाजल, मेघदूत आदि के संदर्भों में आकाश में गरजने वाले बादलों का वर्णन हुआ है। व्याख्या, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित थी। अर्थात कवि कहते हैं, मेघदूत में कालिदास ने जिस मेघदूत का उल्लेख किया है, व्योम प्रवाही आकाश में बहने वाली गंगा जल का उल्लेख किया है, और धनपति कुबेर की अलका का अर्थात उनके भवन का वर्णन किया है, वे तो मुझे यहाँ कहीं देखने को नहीं मिले, वह कहाँ हैं। कवि आगे कहते हैं कि क्या पता कवि की यह कोरी कल्पना मात्र हो और वो मेघदूत यदि कहीं बरस पड़ा हो, शायद वो मेघदूत कभी कल्पित हो और यहीं कहीं बरस पड़ा हो। उसकी बात छोड़ो, मेघ शायद वास्तविक नहीं थे, कभी कल्पित हैं, इसीलिए उनका मिलना संभव नहीं है। आगे की पंक्तियाँ, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने तो भीषण ठंड में गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाली ऊंची हिमालय की चोटियों का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, ठंड में गगनचुम्बी कैलाश पर्वत की चोटी पर महामेघों अर्थात बड़े बड़े बादल, महामेघों को गरज गरज कर तूफानी हवाओं से भिड़ते हुए देखा है। मैंने तो बादल की कीड़ाओं को बड़े प्रेम से लड़ते हुए देखा है। अर्थात कवि यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो भीषण ठंड में गगनचुम्बी कैलाश पर्वत की चोटी पर महामेघों को गरज गरज कर तूफानी हवाओं से भिड़ते हुए देखा है, बादलों की कीड़ाओं को बड़े प्रेम से देखा है, मैंने बादलों को घिरते देखा है। बच्चों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।